नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे लेखक अमरकांत की लिखी कहानी दोपहर का भोजन के बारे में। इस कहानी में लेखक ने एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री के मनोविज्ञान को उजागर करने की चेष्टा की है, जिसमें वे सफल भी नजर आते हैं। कहानी में सिद्धेश्वरी नामक पात्रा, जो कि एक माँ और पत्नी भी है, वह हर हाल में अपने परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती है। एक अभाव वाले घर में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के प्रति कुछ अनासक्त होने लगते हैं। वे एक दूसरे की अनदेखी भी करने लगते हैं। शायद यही डर है कि सिद्धेश्वरी अपने एक बेटे को दूसरे बेटे के नाम से यह कहती नजर आती है कि वह उसकी काफी तारीफ करता है। वह अक्सर ऐसा करती हैं ताकि अभावग्रस्त संसार में किसी तरह से परिवार बोध बना रहे। वह गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती हैं। सभी को पारिवारिक सूत्र में बांधे रखने का भरसक प्रयास करती हैं। बच्चों, अमरकांत के इस मनोवैज्ञानिक कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी के लेखक अमरकांत के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक अमरकांत का जन्म सन 1925 में बलिया जिले के नगर नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्रीराम वर्मा था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा बलिया में ही की और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। बचपन से ही साहित्यिक रुझान होने के कारण युवावस्था तक आते आते इन्होंने कहानी लिखना आरंभ कर दिया था। कालांतर में ये नई कहानी की धारा में एक प्रमुख कहानीकार के रूप में स्थापित हुए और मध्य वर्गीय जीवन की वास्तविकताओं और विषमताओं को अपना विषय बनाया। इन्होंने सैनिक, दैनिक अमृत पत्रिका और दैनिक भारत के संपादकीय विभाग में कार्य किया। जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, कुहासा आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन और इन्हीं हथियारों से इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी मृत्यु सन 2014 में इलाहाबाद में हुई। आइए अब आरंभ करते हैं पाठ का विस्तृत अध्ययन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया है। वह दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या शायद जमीन पर चलती चींटियां देख रही है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसे बड़ी देर से प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठती है और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटागट पी जाती है। खाली पानी उसके कलेजे को लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वैसे ही पड़े रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह उठकर बैठी। उसने आंखों को मलकर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अधटूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न खड़े रहने के बाद बाहर दरवाजे पर आकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए, मजबूती से छाता ताने हुए, फुर्ती के साथ लपकते हुए से गुजर जाते। वह 10-15 मिनट तक उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल,
तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वह भयभीत हिरणी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। जब 10 मिनट के बाद भी वह नहीं उठा तो उसने पास जाकर पुकारा, बड़कू। इस पर भी कुछ उत्तर न मिलने पर वह डर गई। लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। अपनी माँ के हाथ का स्पर्श पाकर रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ को सुस्त नजरों से देखा और फिर झट से उठ बैठा। उसने जूते निकाले और नीचे रखे लोटे के पानी से हाथ पैर धोकर यंत्रवत चौकी पर आकर बैठ गया। यहाँ सिद्धेश्वरी के हर कार्य में, उसकी हर क्रिया प्रतिक्रिया में हमें एक सूनेपन का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी जिंदगी से सहम चुकी है। शायद यही कारण है कि वह अपने ऊँघते बेटे के नाक के पास हाथ रखकर देखती है कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। पाठ का अगला हिस्सा अगले वीडियो में।